नमस्कार दोस्तों। जब हम बात भूगोल की करते हैं और भूगोल में भी विशेष रूप से मानव भूगोल की, तब हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मानव भूगोल की विचारधाराएं किस प्रकार से है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्राचीन काल में प्रकृतिवाद या निश्चयवाद या नियतिवाद, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए भूगोल को परिभाषित किया जाएगा। उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि प्रकृति जो है सर्वे सर्वा है, उसी के अनुरूप मनुष्य अपना व्यवहार करता है, अपने क्रियाकलापों को संपादित करता है। इस प्रकार का हमको देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन हुआ, मनुष्य ने विकास किया, विकास के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से लेकर उनका दोहन किया। दोहन करने के साथ साथ उन्होंने उस प्राकृतिक परिवेश में कुछ चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार से कर ली कि वो प्रकृति को भी एक तरीके से चैलेंज करने लगे। बहुत से काम उन्होंने, जहाँ जलवायु अनुकूल नहीं थी, उच्चावच अनुकूल नहीं थे, वहाँ पर भी उन्होंने करके दिखाए। तो वो इस प्रकार की विचारधारा है जिसमें मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वो संभववाद कहलाता है। पूर्व के अंदर प्रकृति थी, सब कुछ करता धरता, लेकिन बाद में ये मनुष्य उसके अंदर, उस प्रकृति के अंदर अपना रोल प्ले करने लग गया, अपनी भूमिका अलग से स्पष्ट करने लग गया। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो दौर चला, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं आने लगी हैं। अब उन समस्याओं को जब प्रकृति के साथ सामंजस्य करके मनुष्य कार्य नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर जिन समस्याएं आई उसके लिए एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, वो थी नवनियतिवाद। इसके अंदर आवश्यक था कि प्रकृति के साथ में सामंजस्य रहे। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराएं मानव भूगोल के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात जो शब्द हमारे सामने आता है मानव भूगोल के अंदर विचारधाराओं के संबंध में, वो है प्रसंभववाद। तो ये 4 विचारधाराएं मुख्य रूप से आती हैं, लेकिन जो पहली, जिसको हम नियतिवाद, भाग्यवाद, ईश्वरवाद, प्रकृतिवाद, इन शब्दों से जो संबोधित करेंगे, उसमें प्रकृति ही सर्वोपरि है। दूसरी विचारधारा जो संभववादी है, जिसके अंदर मनुष्य सर्वोपरि है, वो प्रकृति के जितने भी जो साधन संसाधन हैं या जो भी तत्व कारक जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त थे, उनका वो दोहन करके अपने अनुरूप उनको ढालने का प्रयास करता है। इसके पश्चात तीसरी जो नवनियतिवाद है, जिसमें मनुष्य प्रधान तो है, किंतु वो प्रकृति उसकी सलाहकार के रूप में कार्य करती है कि इसको इसके अनुरूप करोगे, प्रकृति के अनुरूप करोगे, तो विकास जो हो रहा है वो अनुकूलतम होगा, अच्छा हो पाएगा, अन्यथा एक दिन इस प्रकृति का प्रकोप हमको सहना पड़ेगा। अब इन विचारधाराओं में जब बात करते हैं, तो हम पुनः एक बार दोबारा से बात करते हुए हम देखेंगे कि मानव भूगोल के क्रमिक विकास में बताया जा चुका है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के अंतर संबंधों की अवधारणा प्रकृति प्रधान थी, अर्थात मानवीय क्रियाएं, उसके कलाप का नियंत्रण प्रकृति नियमों से होता था। इस विचारधारा में परिवर्तन आया, जिसे संभववाद कहा गया। संभववादी विचारधारा का आधार मानवीय उपलब्धियां हैं, जो उसने अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अर्जित की है। और अंततः इन दोनों विचारधाराओं का समन्वित रूप नव प्रकृतिवाद के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि परिस्थितियों ने ऐसा सोचने के लिए बाध्य कर दिया। नियतिवाद या प्रकृतिवाद तथा संभववाद मानव भूगोल की 2 प्रधान विचारधाराएं रही है। नियतिवाद विचारकों, जिन्हें जियोक्रेट के नाम से भी संबोधित किया जाता है, के अनुसार प्रकृति सर्वप्रधान है। वे मानते हैं कि प्रकृति के प्रभाव के कारण ही मनुष्य में जातिगत एवं सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है। जबकि संभववादी विचारक, जिन्हें वियोक्रेट के नाम से भी संबोधित किया जाता है, के अनुसार प्रकृति इतनी प्रधान नहीं है जितनी कि नियतिवाद बताती है। इसके अनुसार मनुष्य भी कुछ हद तक प्रकृति को प्रभावित करता है और उसकी इच्छा शक्ति का भी प्रकृति में स्थान है। ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि प्रकृति एवं मनुष्य में कौन प्रधान है,
ये प्रश्न काफ़ी पुराना है। इस विवादास्पद प्रश्न का सही उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाया है। भौतिकवादी देश और तकनीकी विकास में मानव निर्मित वातावरण प्रदत्त भौतिक सुखों की प्राप्ति में आगे है। वे भी अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज हम सब समझने लगे हैं कि प्रकृति की अगर उपेक्षा करेंगे तो उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? हमको स्वयं को। तो इसलिए आज जितने भी जो विचारक हैं, जो भी भूगोल से संबंधित हैं या और अन्य विषयों से, पर्यावरण से, इनसे जो जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो आज ये मान चुके हैं कि प्रकृति जो है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, मानव का विकास अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति का ध्यान में रखते हुए विकास अगर किया जाएगा तो ये पृथ्वी जो है बची रहेगी, इस पे रहने वाला मनुष्य बचा रहेगा। अन्यथा इसका परिणाम स्वयं मनुष्य को भुगतना होगा, जो कि कभी भी सकारात्मक रूप में नहीं होगा। वो हमेशा उस मनुष्य के लिए बहुत ही संकटजनक रहेगा। बात जब हम प्रकृतिवाद, नियतिवाद की करते हैं तो प्रकृतिवाद की संकल्पना बहुत पुरानी है, अति प्राचीन है। इस तथ्य पर आधारित है कि किसी देश के मानव समाज को उस देश की भौतिक स्वरूप अर्थात उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि से अलग नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर हिपोक्रेट्स जो 420 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक में उन्होंने ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस में एशियाई एवं यूरोपीय निवासियों के स्वभाव की भिन्नता को प्राकृतिक कारक जन्य माना है। अब ये जो विचारक हैं, जिनमें अरस्तु भी शामिल है, उन लोगों का कहना है कि यूरोपीय जैसे क्योंकि उन्होंने वहाँ के उन क्षेत्रों का अध्ययन किया था, उनका मानना है कि यूरोपीय निवासियों को बहादुर मानते थे, किंतु उनके वैचारिक हीनता को स्वीकारते थे, जबकि एशियाई निवासियों को वे चतुर व दार्शनिकता से पूर्ण मानते थे तथा इसके लिए एशिया एवं यूरोप में प्राकृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण माना गया। मध्यकाल में आकर हम देखेंगे कि यूरोप में वैज्ञानिक विकास का अंधकार युग कहा जाता है कि वहाँ पर जितने भी जो विकास के कार्य चल रहे थे उन सब में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और वो अंधकार युग कहलाता है। मध्यकाल में विचारकों ने उच्चावच, जलवायु व मानवीय क्रियाओं को ईश्वर की देन माना या देन कहा है। पुनर्जागरण काल के विचारक बोधिन, जिन्होंने शीत क्षेत्रों के निवासियों को दुष्ट प्रवृत्ति वाला, दक्षिण के भूमध्य रेखीय निवासियों के बदले की भावना होना एवं शीतोष्ण कटिबंध के निवासियों को शक्ति एवं साहस से परिपूर्ण मानते हुए उन क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण के महत्व को स्वीकार किया गया था। तो ऐसा क्योंकि ये प्रकृतिवादी विचारक थे, प्रकृति को ये प्रधान मानते थे, तो उनका मानना था कि प्रकृति जो है, उसके जो तत्व हैं, उसके जो कारक हैं, वो मनुष्य के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। उसके अनुरूप ही मनुष्य उस प्रकृति, वहाँ की जो भौतिक उच्चावच है, जैसे जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है, जैसे वो कमाते खाते हैं, जो भी करते हैं, उनके सबके ऊपर प्रभाव वहाँ के प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पाया जाता है। इस तरह प्रकृतिवाद के प्रादुर्भाव काल में मनुष्य विशेषताओं की स्थानिक भिन्नता को समझने के लिए प्राकृतिक कारकों का सहारा लिया जाता था। इसलिए मानव भूगोल के क्षेत्र में ये विचार प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। बाद में चलकर जब आधुनिक काल आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम्बोल्ट और रीटर, क्योंकि वो भी प्रकृतिवाद के पोषक थे, उन्होंने भी देखा कि बहुत से स्थानों के ऊपर जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति के द्वारा ही प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने भी उसी प्रकार की विचारधारा को पोषण दिया। अब प्रकृतिवाद, नियतिवाद और ईश्वरवाद के पश्चात जो विचारधारा जिसको हमको समझ लेना आवश्यक है वो है संभववाद। संभववाद का प्रादुर्भाव 19वीं सदी के अंत में माना जाता है। संभववाद को नियतिवाद के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु संभववाद का दृष्टिकोण हमेशा सापेक्ष रहा है। संभववादी विचारकों ने प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा कभी नहीं की, जबकि नियतिवादी प्रकृति के नियमों को मनुष्य के कार्यों का नियामक मानते थे। संभववादी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति सीमाओं में आबद्ध होती है, लेकिन उनके अनुसार मनुष्य उन सीमाओं में भी अपने कार्यों का चुनाव करने हेतु
स्वतंत्र है। अब जब ये संभववादी विचारों की बात करेंगे हम, तब हम देखेंगे कि जो फ्रांस के कुछ विद्वान थे, क्योंकि भूगोल का जो विकास का क्रम चल रहा था वो यूरोपीय देशों के अंदर प्रमुख रूप से चल रहा था। वहाँ के विचारक इन विषयों के ऊपर कार्य कर रहे थे। वो देख रहे थे कि वहाँ पर किस प्रकार से प्रकृति वहाँ दृष्टिगत होती है और उस प्रकृति के अंदर किस प्रकार से मनुष्य अपने उपयोगी या अपने जो कार्य थे उनको किस प्रकार से संपादित करता है। अब फ्रांसीसी विद्वानों की जब हम बात करेंगे, उसमें कुछ नाम हमारे सामने होंगे, जैसे लूसियन फ्रेबे। उसके बाद में, अब फ्रेबे क्या कहते थे, उनका कहना था कि प्रकृति में हर जगह संभावनाएं हैं तथा मनुष्य उन संभावनाओं का स्वामी है तथा उसका उपयोग करने अपने निर्णय के अनुसार करता है। प्रकृति मनुष्य को किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं करती, वह मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करती है जिनके लिए मनुष्य चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रकृति प्रदत्त अवसर असीमित नहीं होते और यही मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। इन्हीं सीमाओं को सार्थकता से प्रेरित होकर संभववादी विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य प्रकृति के प्रभावों से अपने आप को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता। प्राय ये कहा जाता है कि यदि ये कथन सत्य है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में केले की खेती क्यों नहीं करता या ग्रीनलैंड में अनानास क्यों नहीं पैदा कर सकता। ये कथन अव्यवहारिक एवं भ्रामक एवं क्योंकि मनुष्य क्या कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य के लिए क्या उसकी कीमत वो दे सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि फ्रांस के कुछ और विद्वान, जिनमें विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रुन्स, ये सब भी शामिल हैं, वो भी संभववादी विचारधारा के पोषक थे। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हैं उनके अंदर मनुष्य के द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको रूप दिया जा सकता है। उसके बाद में जो आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं, और वो जो अमेरिका के विद्वानों के द्वारा जो भूगोल विषय पर कार्य किया या मानव भूगोल पर कार्य किया या मनुष्य के होने वाले जो किए जाने वाले कार्यों पर कार्य किया, उनमें एक नाम ईसा बोमेन का भी आता है, जो भी संभववादी विचारधारा का समर्थन करते थे। संभववाद का मूलाधार मनुष्य द्वारा क्रियाकलापों के चयन की स्वतंत्रता से है, न कि उसके क्रियाकलापों पर प्रकृति के नियंत्रण से। प्रकृति ऐसा कोई नियंत्रण नहीं करती, करते हैं मनुष्य के कार्य। वो अपने अनुरूप प्रकृति के अनुरूप कार्य ने संपन्न करते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों का परिमार्जन करता है। यह अजैविक स्रोतों का प्रयोग प्रकृति के ही परिमार्जन से करता है तथा परिमार्जन की प्रक्रिया में तत्वों का सहयोग लेता है। इसके बाद में नाम आता है जैसे अल्फ्रेड हैटनर का। अल्फ्रेड हैटनर ने 20वीं सदी में संभववाद को आगे बढ़ाया था। 1927 में हैटनर ने कहा कि मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करना भूगोल की आत्मा के विरुद्ध बात करना है। वो भी मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण की ही बात करते हैं। इस प्रकार संभववाद के विभिन्न विचारों को देखते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष हम निकाल कर कह सकते हैं कि प्रकृति आदेश नहीं अपितु अनुमति देती है। प्रकृति की भूमिका एक सलाहकार से अधिक नहीं होती है। मानव भूगोल प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समझौते का प्रतीक है। प्रकृति में निश्चयात्मक नहीं वरन संभावनाएं हैं। मनुष्य सामान्य नियमों से परे नहीं है, लेकिन नियम मनुष्य के कार्यों के चुनाव को प्रतिबद्ध नहीं करते हैं। इस प्रकार की बातें संभववादी विचारधारा के अंदर विभिन्न विद्वानों ने, जो कि मानव भूगोल विषय के ऊपर कार्य कर रहे थे, उन्होंने प्रस्तुत की। तीसरा जो आता है हमारे सामने वो है नवनिश्चयवाद, जिसे हम नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। जैसा कि इन दोनों विचारधाराओं के अंदर बताया गया कि संभववाद की अतिवादी विचारधारा में उत्पन्न अंतर्विरोधों के कारण इस विचारधारा का जन्म हुआ। प्रकृति के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार से उत्पन्न विकृतियाँ ऐसा सोचने के लिए बाध्य करती हैं। ये मान लेना कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है, गलत परिणाम इसका निकलेगा, जैसा कि संभववादी सोचते हैं उसके अनुरूप। प्रकृति पर बढ़ते दबाव के कारण पर्यावरणीय अवनयन
पारिस्थितिकी की गुणवत्ता को नष्ट करने लगा, जिससे मानव सहित जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इन सब, क्योंकि संभववादी जो है वो हर चीज़ को प्रकृति से प्राप्त करते थे, लेकिन वो करते उसके अपनी इच्छा अनुसार ही थे, और उस इच्छा के अंदर उन्होंने उस प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं समझा, और उसके परिणाम जब आने लगे तो ये नवीन प्रकार की या नई जो विचारधारा थी वो हमारे सामने स्पष्ट हुई। अब इन सब के ये जब प्रकृति के विरुद्ध कुछ कार्य हो रहे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को करना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि उन भूलों और गलतियों का निरीक्षण या विश्लेषण कर उचित मार्ग का अनुसरण किया जाना आवश्यक था। इसी के फलस्वरूप नवनियतिवादी विचारधारा का उद्भव हुआ।